हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास में इस प्यारे से द हिंदू के आर्टिकल को कवर करेंगे, एडिटोरियल को। कीप काम इसका टाइटल है। दिस आर्टिकल इज़ रिटन ऑन जियो इंजीनियरिंग। जियो इंजीनियरिंग मतलब जियो की इंजीनियरिंग करना। जियो मतलब धरती। आप धरती पे अपने हिसाब से बारिश करवा रहे हैं, कहीं पे बादल लेके आ रहे हैं, कहीं पे आप सोलर रेडिएशन को कम या ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये जो पावर इंसान के हाथ लग गई है, इस पावर के फ़ायदे और नुकसान इस आर्टिकल में आपको बताए गए हैं। शुरू करेंगे इस इंटरेस्टिंग क्लाइमेट आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आराम से क्लास के लास्ट में इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को आंसर करेंगे। आउट ऑफ 9 आपको 9 मार्क्स मिलने चाहिए। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी कीप काम। देखिए, कीप का मतलब है बने रखना या बनाए रखना, बने रहना या बनाए रखना। और काम का मतलब होता है शांत। अगर आप कीप काम कर रहे हैं तो आप शांत रह रहे हैं, ज़्यादा जो है उछल कूद नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जी कीप काम करो, ज़्यादा उछल कूद मत करो। और बात किसकी हो रही है? ऑन सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। बात हो रही है सोलर रेडिएशन के मैनेजमेंट की। सूरज से जो रेडिएशन धरती पे आता है, जियो पे या अर्थ पे, उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो मैनेजमेंट के जो टूल्स इंसान के पास हैं उनकी बात की जा रही है। ज़्यादा इनको यूज़ मत करो, नेचर से खेलना बड़ा खतरनाक हो सकता है। टाइटल का मीनिंग समझ गए? अब ये सोलर रेडिएशन क्या है, क्यों मैनेज करना है, ये आप देखेंगे टाइटल पैराग्राफ से। कह रहे द इनॉर्मिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ नो एक्सक्यूज टू रिसोर्ट टू रिस्की मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। कह रहे जो इनॉर्मिटी है, देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब विशालकाय। उस इनॉर्मस एडजेक्टिव से इनॉर्मिटी नाम का आपने नाउन बना रखा है। इनॉर्मिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के विशाल काय होने की क्वालिटी, किसी चीज़ के ह्यूज या इमेंस होने की गुण, है ना। कह रहे जो बड़ा होने की क्वालिटी है क्लाइमेट चेंज की, या जो बड़ा आकार है क्लाइमेट चेंज का, कह रहा है वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, वो कोई बहाना नहीं है। एक्सक्यूज़ मतलब बहाना। और किस काम को करने का भाई? कि आप रिसोर्ट टू कर जाएं या आप उतर आएँ। रिसोर्ट टू करना यानी किसी चीज़ पे उतर आना। आप उतर आएँ रिस्की मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ पे, ऐसी स्ट्रेटजीज़ पे जो मिटिगेट करेंगी क्लाइमेट चेंज को, रिड्यूस करेंगी, कम करेंगी, लेकिन बहुत रिस्की हैं। आई बात समझ में? क्लाइमेट चेंज इनॉर्मस है, हम जानते हैं। इससे बड़ा नुकसान होगा अगले 50-100 सालों में, होना शुरू भी हो जाएगा, ये भी हम जानते हैं। लेकिन ये कोई बहाना नहीं है कि आप इस इनॉर्मिटी का बहाना लेकर के ऐसी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज लगा दें जो अपने आप में रिस्की हैं। आप कहते हैं जी मैं बारिश यहाँ ज़्यादा करवा दूंगा, क्लाइमेट कम ख़राब होगा। आप कहते हैं जी यहाँ मैं रेडिएशन को मैनेज कर लेता हूँ, सोलर रेडिएशन को कम कर देता हूँ, इससे क्लाइमेट थोड़ा सा बच जाएगा। तो ये हमें नहीं करना है। इनॉर्मिटी आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। इनॉर्मिटी आपने देख लिया, इनॉर्मस एडजेक्टिव और इनॉर्मिटी एक नाउन। एक्सक्यूज़ का मतलब होता है जी बहाना। मिटिगेशन मतलब किसी चीज़ को नरम बनाने का काम, किसी चीज़ की इंटेंसिटी करने का, इंटेंसिटी को कम करने का काम। तो क्लाइमेट चेंज की इंटेंसिटी को कम करने वाली स्ट्रेटजीज होंगी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। अब एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे बहुत प्यारा। ये रिसोर्ट टू आपने देख लिया। रिसोर्ट टू का मतलब होता है उतर आना इस चीज़ पे। जब आपसे कोई काम सीधे तरीके से ना हो रहा हो तो आप क्या करते हैं? उंगली टेढ़ी करते हैं ना। तो अपने बोलते हैं ना भाई ये तो इस काम पे उतर आया, ये तो इस जगह कर, मतलब जब कुछ और सिस्टम ना बैठ रहा हो तो फिर कुछ और करने लगना, कैसे भी करके जुगाड़ करके किसी काम को करना। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं रिसोर्ट टू करना। रिसोर्ट टू करना और टेक रिकॉर्स टू करना एक ही बात है, दोनों सिमिलर फ्रेजेज हैं। यहाँ पे रिसोर्ट, यहाँ पे टेक रिकॉर्स। दोनों के बाद में आप देखेंगे ये जो टू है ये एक प्रेपोजिशन है। आप देखेंगे दोनों के बाद या तो नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म या जेरंट। क्योंकि टू प्रेपोजिशन है, अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म वो ले ही नहीं सकती। चलिए कॉन्सेप्ट दिखाते हैं आपको, इसके क्वेश्चंस बनते हैं प्यारे प्यारे। द गवर्नमेंट हैज़ रिसोर्टेड टू हायर टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम कनाडा। सरकार उतर आई है, रिसोर्ट टू कर चुकी है या टेक रिकोर्स टू कर चुकी है ज़्यादा टैक्सेस का, ज़्यादा ड्यूटीज़ का जो लगेंगी इंपोर्ट से, जो होते हैं कनाडा से। तो सरकार इस पे उतर आई है कि कनाडा से ज़्यादा जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे कनाडा से, उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे ताकि इंपोर्ट जो है कम से कम हम कर सकें। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। रिसोर्ट टू के बाद में आपने टैक्सेस नाम के नाउन को यूज़ किया है, हायर एक एडजेक्टिव है बीच में। अब देखो दूसरा वाला, द गवर्नमेंट हैज़ रिसोर्टेड टू इम्पोज हायर टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम कनाडा। सरकार उतर आई है लगाने पे या इम्पोज करने पे हायर टैक्सेस को जो इंपोर्ट्स होते हैं कनाडा से।
बात वही है, मीनिंग यही है। यहाँ पे हमने बोला कि सरकार उतर आई है हायर टैक्सेस पे, और यहाँ हम बोल रहे हैं सरकार उतर आई है हायर टैक्सेस को लगाने पे। अब आपने देखा ये इम्पोज वर्ब का इस्तेमाल किया गया है वर्ब की बेस फॉर्म में, बस यही मैं आपको समझा रहा हूँ। यही काम आपका एग्जामिनर आपके साथ करेगा और आपको इस वर्ब को वर्ब की आईएनजी फॉर्म में बदल देना है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ रिसोर्टेड टू इम्पोजिंग हायर टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम कनाडा। ये खूबी है इन दोनों फ्रेजेस की, या तो नाउन लेंगे टैक्सेस या फिर वर्ब ले लेंगे इम्पोजिंग। चलिए आगे बढ़े, वो कैब पे नज़र डालते हैं इस आर्टिकल की ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें ताकि टीचर का कॉन्फिडेंस बना रहे और इस चैनल को, इस क्लास को रीच मिले। और उसी के साथ में जिन स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट पैकेज की ज़रूरत है, तो टेक्स्ट बुक की सेल एक्टिव हो चुकी है मॉक टेस्ट पासिस पे 2 दिनों के लिए, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इस सेल में आपको 1 ईयर का मॉक टेस्ट पास मिल रहा है 269 रुपीज़ के मामूली से प्राइस पे, जिसमें आपके 700 से ज़्यादा एग्जाम्स के 70,000 मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं। ये एक ही पास लेना है आपको, अलग अलग नहीं लेने हैं। इसी मॉक टेस्ट पास को आप अपग्रेडेड वर्जन में, प्रो वर्जन में 359 में भी बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे सभी एग्जाम्स के इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। नॉर्मल मॉक टेस्ट पास आपको दिखाएगा 284 रुपीज़ का। जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे आप YT10, ये पास घट के हो जाएगा 269 का। इसी तरीके से प्रो वर्जन आपको 379 का दिखाएगा, मगर आपको कोड अप्लाई करना है YT10 एंड योर रिड्यूस प्राइस वुड बी 359 रुपीज़। सेल का लिंक कमेंट सेक्शन में रखा है। चलिए वो कैब शीट है अपनी आज की, ये है ना, कीप काम। 5-6 वर्ड्स हैं अपने पास, थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूं फिर एक एक सब करके सभी को देखेंगे। पहला वर्ड है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है मोटिवेटर, जो किसी काम के लिए आपको पुश करे या बढ़ावा दे। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है अपने कॉलेज डेज़ में या स्कूल डेज़ में, तो कैटलिस्ट आपको बहुत सारे मिलेंगे केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। उन कैटलिस्ट जो केमिकल्स होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं, उनका काम ये होता है किसी रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ कर देना। अ डिले इन प्रोवाइडिंग वेजेस टू द वर्कर्स एक्टेड एज अ कैटलिस्ट टू द स्ट्राइक। जो डिले आया वेज को प्रोवाइड करने में, तनख्वाह को देने में वर्कर्स को, उसी ने एक कैटलिस्ट की तरह या मोटिवेटर की तरह काम किया इस स्ट्राइक के लिए, इस हड़ताल के लिए। वैसे तो स्ट्राइक होती या ना होती, है ना, शायद अगले महीने होती है, 2 साल बाद 6 महीने बाद होती है, 1 साल बाद होती, लेकिन जो डिले आया वेज प्रोवाइड करने में, उसकी वजह से हड़ताल जो है हाथों हाथ हो गई। इसको स्टिमुलेंट भी बोलते हैं और इसको इम्पेटस भी बोलते हैं। आज इम्पेटस यानी कि किसी चीज़ के लिए पुश या ड्राइव, इस वर्ड को आर्टिकल में आप देखेंगे। बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है ये, बहुत बार आता है इम्पेटस। अगला वर्ड अपने पास रिकम्पेंस। ये वर्ड बना है कंपेंसेशन से, यानी हर्जाने से। रिकम्पेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की भरपाई या हर्जाना। भरपाई और हर्जाने दोनों के लिए इस वर्ड को आप यूज़ करेंगे। द एयरलाइन विल हैव टू रिकम्पेंस द पैसेंजर्स फॉर कैंसलिंग द फ्लाइट। एयरलाइन को हर्जाना या जुर्माना देना होगा या भरपाई देनी होगी पैसेंजर्स को फ्लाइट को कैंसिल करने की वजह से। रेस्टिट्यूशन इसका कॉमन सा सिनोनिम है, रेपरेशन भी बोलते हैं इसको। आज आप रेस्टिट्यूशन नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। एक और वर्ड अपने पास मीरियट। पहले तो इसको बोलना सीखो। कुछ बच्चे बोलते हैं माई रियट, है ना, माई राइट, पता नहीं क्या बोलते हैं। मीरियट होता है। मीरियट का मतलब है भांति भांति प्रकार के, कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस वेराइटीज़। मीरियट को आप डाइवर्स और वेरियस भी बोल सकते हैं। डाइवर्स मैंने लिखा नहीं है यहाँ, DIVERS, ठीक है, डाइवर्स भी बोल सकते हैं। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ myriad languages, cultures and ethnicities। इंडिया लैंड है भांति भांति की भाषाओं, कल्चर्स और नस्लों का या एथनिसिटीज़ का, ठीक है। चलिए वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। फिर एक और वर्ड है अपने पास डेलिब्रेशंस। डेलिब्रेशन का मतलब होता है सीरियस डायलॉग या बातचीत। हिंदी में इसको बोलते हैं मंत्रणा। अगर आप शुद्ध हिंदी समझते हैं तो डेलिब्रेशन का मतलब है मंत्रणा, सीरियस वाली बात। अ कमिटी विल स्टार्ट डेलिब्रेशंस ऑन द इश्यू ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम टुमारो। एक कमेटी स्टार्ट करेगी डेलिब्रेशंस को या बातचीत को या सीरियस टॉक को, मंत्रणा को, जो होगी रिजर्वेशन के इशू पे कल से, यानी फ्रॉम टुमारो। कंसल्टेशन भी बोल सकते हैं इसको। ये वर्ड आप आर्टिकल में डेलिब्रेशंस देखने वाले हैं। फिर एक वर्ड है अपना अंडरपिन, जो बहुत दिनों बाद आया है। अंडरपिन का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट देना नीचे से, ताकि वो गिरने ना पाए। अगर आपका सपोर्ट ना हो, आपकी अंडरपिनिंग ना हो, तो वो चीज़ गिर जाएगी। द लॉयर प्रेजेंटेड अ विटनेस टू अंडरपिन हिज आर्गूमेंट्स। वकील ने एक गवाह को प्रस्तुत किया या प्रेजेंट किया ताकि अपनी आर्गूमेंट्स को गिरने से वो बचा सके, अंडरपिन कर सके, नीचे से सपोर्ट दे सके।
अंडरपिन, अंडरगर्ड, कोराबोरेट, बटरेस, बोल्स्टर, शोर अप, प्रॉप अप और बॉय सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड्स आप अलग अलग आर्टिकल्स में देखते हैं। आज अंडरपिन आया है, कभी बटरेस आ जाएगा, जैसे आज बटरेस आया है ना आज के आर्टिकल में, कल की क्लास में आप देखोगे अंडरगर्ड आ जाएगा। सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो वोकैब सफारी सीरीज में आपको समझा देते हैं एक एक वर्ड उठा के। चलिए लास्ट वर्ड है आज का, स्पीशियस। ये वर्ड जो है ना, ये स्पीशियस जो है, ये सस्पिशियस वर्ड की जो है शॉर्ट फॉर्म है। स्पीशियस और सस्पिशियस एक ही बात है। सस्पिशियस मतलब जिस पे सस्पिशन हो, जो शक के दायरे में हो। स्पीशियस भी वही होता है जो आपको गलत लगे, फॉल्स लगे, इनऑथेंटिक लगे या मिसलीडिंग लगे, जिस पे शक हो आपको, है ना, सस्पिशन हो, वो स्पीशियस। ऑल क्लेम्स ऑफ द कंपनी प्रूव टू बी स्पीशियस। कंपनी के सारे दावे झूठे पाए गए या इनऑथेंटिक या फॉल्स पाए गए। चलिए स्पीशियस के लिए सारे सिनोनिम्स अपने पास। सस्पिशियस जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्यूबियस, स्पूरियस, डिसइंजेन्युअस। डिसइंजेन्युअस ये वर्ड जो है आप आज आर्टिकल में देखने वाले हैं। डिसइंजेन्युअस जहाँ पे वर्ड आएगा ना भाई, वहाँ पे इस वर्ड को मैं तोड़ के भी बता दूंगा आपको। अभी तो आपने वैसे ही देख लिया इसका सिनोनिम है, जहाँ ये वर्ड आएगा वहाँ इसको ब्रेक करके ऐसा बताऊंगा ज़िंदगी भर आपके दिमाग में रहने वाला है। चलिए बढ़े आर्टिकल पे। एक समरी आपको दे दें, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे, फिर क्लास को शुरू करना है। समरी ये है कि क्लाइमेट चेंज में तो बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत विल चाहिए पॉलिटिकल और लोगों की। अगर आज आपको बोल दिया जाए कि डीजल व्हीकल्स, पेट्रोल व्हीकल्स बंद कर दो, बड़ा मुश्किल है ना हमारे लिए व्हीकल्स को बंद कर देना। लेकिन क्लाइमेट चेंज के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन बीच बीच में क्या होता है, कुछ साइंटिस्ट जो हैं कुछ नए तरीके लेकर के आते हैं क्लाइमेट चेंज के। जैसा कि एक तरीका है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। भाई धरती में अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो सोलर की रेडिएशन को अगर कम कर दें जो धरती पे आ रही है, इससे भी तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है ना। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि आप जो सही रास्ता है उसको छोड़ के गलत रास्तों पे मत जाओ। आप धुआं करना कम छोड़ो ना, आप जो है व्हीकल्स का और जो अपने कोल पावर प्लांट्स हैं यहाँ से जो पोल्यूशन निकल रहा है इसको कम करो। ये सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट करके, नेचर से खेल करके क्लाइमेट को कम करने की कोशिश करोगे, हाथ जलेंगे। नेचर से खेलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज के आर्टिकल में सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट की इस स्ट्रेटजी को नेचर के खिलाफ बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज की टोन है साइंटिफिक और थोड़ी सी कंसर्न है, कंसर्न दिखा रहा है इस स्ट्रेटजी को लेकर के। कह रहा है जी, इंडिया हैड इट्स रेन वाइज ड्राइएस्ट अगस्त इन अ सेंचुरी दिस ईयर। कह रहा है भारत की रही है बारिश के हिसाब से या रेन वाइज सबसे ड्राइएस्ट अगस्त, सबसे सूखा अगस्त एक सेंचुरी में, पिछले 100 सालों में, इसी साल। तो पिछले 100 सालों में जो अगस्त में बारिश होती है, इस साल 2023 में वो बारिश जो है अगस्त की, वो सबसे कम है। इंडिया की वर्ब है हैड। हैड यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। कह रहा है जी, वाइल साइंटिस्ट आर येट टू लिंक दिस अनॉमली विद द chaotic इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, इट अंडरस्कोर्स द कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ डिसरप्टेड वेदर। कह रहे जहाँ वैज्ञानिक अभी भी बाकी हैं, येट हैं, और किस काम में भाई, लिंक करने में इस अनोमली को। अनोमली क्या होती है? नॉर्मल से हटके कोई भी चीज़ होती है, एक्सेप्शन या अपवाद, उसको बोलते हैं अनोमली। जहां अभी तक साइंटिस्ट बाकी हैं कि वो इस अपवाद को जो इस अगस्त में हुआ है इसको लिंक करें, और किसके साथ में? केओटिक इफेक्ट्स के साथ में, क्लाइमेट चेंज के ऐसे प्रभावों के साथ में जो केओटिक हैं, केओस को पैदा करते हैं, अराजकता को पैदा करते हैं, है ना। तो बुरे प्रभावों के साथ अभी तक लिंक किया नहीं है साइंटिस्ट ने। कह रहे वही बात क्या हुई? बात ये हुई, इट अंडरस्कोर्स द कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ डिसरप्टेड वेदर, द रिजल्टेड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द इकोनॉमी एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट मिटिगेशन। ये जो पूरा अगस्त का एपिसोड है, ये अंडरस्कोर करता है, हाईलाइट करता है, सबके सामने प्रकाश डाल के बताता है उस लगातार बनी हुई चुनौती को या थ्रेट को जो है डिसरप्टेड वेदर की, यानी डिस्टर्ब हुए मौसम की, और उसके रिजल्ट में होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस की, परिणामों की, पूरी अर्थव्यवस्था यानी इकॉनमी के लिए, और उस इम्पोर्टेंस की, उस महत्वपूर्णता की जो है क्लाइमेट मिटिगेशन की, यानी कि क्लाइमेट चेंज को कम करने की। थोड़े भारी भरकम वर्ड्स हैं, पर एक बार वर्ड समझ लोगे ना तो बार बार यही रिपीट होंगे। बड़ा आसान आर्टिकल है। साइंटिस्ट ने अभी भी लिंक नहीं किया है इस अगस्त की घटना को किसी भी
केओटिक क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट के साथ में अभी तक इन्होंने ये बताया नहीं है कि क्यों हुई है, लेकिन ये एक चीज़ को ज़रूर बता दी है कि हमारे सर पे हमेशा एक थ्रेट बनी हुई है। कौन सा थ्रेट है? वेदर के या मौसम के डिस्टर्ब होने की, और उससे निकलने वाले कॉन्सिक्वेंसेस की या परिणामों की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, और इम्पोर्टेंस की जो है क्लाइमेट मिटिगेशन के, क्लाइमेट को चेंज को कम करने की। क्लाइमेट मिटिगेशन मतलब क्लाइमेट चेंज में कमी लाना। साइंटिस्ट की वर्ब है आर, इट की वर्ब है अंडरस्कोर्स। किसी बच्चे को ये मिटिगेशन वर्ड समझ ना आ रहा हो तो आप इसको ऐसे समझें, पॉवर्टी मिटिगेशन या पॉवर्टी एलिवेशन मतलब गरीबी में कमी लाना, क्लाइमेट मिटिगेशन मतलब क्लाइमेट चेंज में कमी लाना। समझ पा रहे हैं? डिसीज मिटिगेशन मतलब बीमारी में कमी लाना, इन्फेक्शन मिटिगेशन मतलब इन्फेक्शन की रफ्तार में कमी लाना। तो इस तरीके से मिटिगेशन वर्ड कहीं भी जुड़ जाता है किसी भी चीज़ की रफ्तार को कम करने के लिए। कह रहे वन ऑफ द मोर डेस्परेट एंड डेंजरस आइडियाज टू हैव इमर्ज्ड फ्रॉम द इम्पेटस इज सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट और SRM। कह रहे जी जो ज़्यादा डेस्परेट और डेंजरस आइडियाज़ हैं उनमें से एक है, वन ऑफ द डेस्परेट एंड डेंजरस आइडियाज़। और कौन सा आइडियाज़ हैं? जो इमर्ज हुए हैं, टू हैव इमर्ज्ड, और किससे? इस पूरे पुश से, इस पूरे इम्पेटस से। भाई पुश मिल रहा है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। कह रहे इस पूरे फोर्स या अभियान से जो खतरनाक आइडियाज इमर्ज हुए हैं उनमें से एक है ये वाला विचार जिसका फुल फॉर्म है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट एंड विच इज़ कॉल्ड SRM। अब ये क्या होता है, ये कॉलम लगा के बता दिया आपको। ये है जी टू ब्लॉक सम ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन टू कूल द अर्थ सरफेस, कि आप ब्लॉक कर दें कुछ एक सोलर रेडिएशन को, सन से आने वाली रेडिएशन को या गर्मी को, रेज को, ताकि अर्थ के सरफेस को आप कूल कर सकें, धरती के धरातल को आप ठंडा रख सकें। तो ये एक डेंजरस स्ट्रेटजी है ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने की। वन की वर्ब है इज। अच्छा, इम्पेटस मैंने आपको बता दिया, ड्राइव, फोर्स, कैटलिस्ट, स्टिमुलेंट, किसी काम को आगे बढ़ाने वाला, ड्राइव करने वाला इम्पेटस कहलाता है। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है यहाँ, बड़ा आसान सा है, सब बच्चों को आता होगा, और कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है। वन ऑफ जब भी लिखा हुआ मिले कहीं, वन ऑफ जब भी लिखा हुआ मिले कहीं, उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। अब ये ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया और आपने समझ लिया या याद कर लिया, इसका लॉजिक है, लॉजिक को समझो, फिर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा अपने आप बिना किसी रट्टे के। देखिए अगर आप किसी को बोलते हैं कि राहुल जो है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है या मेरे अच्छे दोस्तों में से एक है, तो इस बात का सीधा सा मतलब क्या है? आपके अच्छे दोस्त कई सारे हैं, 3 है, 4 है, एटलीस्ट मोर देन 1 है, इसीलिए राहुल उनमें से एक है। अगर आपका अच्छा दोस्त ही एक होता फॉर एग्जाम्पल और वो राहुल ही होता तो फिर इतनी पंचायती करने की ज़रूरत नहीं थी कि राहुल मेरे अच्छे दोस्तों में से एक है और मेरा एक ही अच्छा दोस्त है। ऐसा कोई बोलता है? तो कहने का मतलब क्या है, जब भी वन ऑफ की बात बोलते हैं तो अपने यही बोलते हैं कि कईयों में से एक, कईयों में से एक, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द गुड फ्रेंड्स, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द स्कूल्स, है ना। तो कईयों में से एक को बाहर निकालते हैं, इसलिए वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आपको चाहिए होता है, क्योंकि एक से ज़्यादा होंगे उसी में से एक निकलेगा। अब सिंगुलर वर्ब क्यों आती है? जी वर्ब आती है वन के लिए। इन लड़कों में से एक लड़का जो है वो मेरा पड़ोसी है, वन ऑफ दीज बॉयज़ इज़ माई नेबर, इज़ माई नेबर, एक ही लड़का मेरा पड़ोसी है ना इन सभी में से। तो वन की वर्ब ऑफ कोर्स सिंगुलर होगी प्लूरल नाउन के बावजूद। अब देखो कैसे ये सेंटेंस बैठेगा। वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटी हैव रिजाइंड, कमिटी के मेंबर्स में से एक ने रिज़ाइन कर दिया है या त्यागपत्र दे दिया है। अब आप खुद समझदार हैं, सभी बच्चे इस कॉन्सेप्ट को देख लिया आपने, समझ लिया। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बहुत ही 4 पैसे का क्वेश्चन है अगर इसको देसी भाषा में बोला जाए तो, लेकिन अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा पेपर में इसको देख के सॉल्व करने का। ठीक है, कमेंट्स में डालना, गलत होगा तो वहीं बता देंगे, 2 एरर्स इसमें आपको मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया ना। कह रहे जी SRM's डेंजर्स इमर्ज फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इंटरफेयर्स विद नेचुरल मैकेनिज्म्स विद अनअवॉइडेबल प्लैनेट वाइड इफेक्ट्स। ये जो SRM टेक्नोलॉजी है ना, नेचर से खिलवाड़ करने वाली, सन की रेज को रोक दे, धरती पे आने ही ना दे। कह रहा है ये टेक्नोलॉजी जो है ना, इसके जो डेंजर्स हैं, इसके जो खतरे हैं, वो इमर्ज फ्रॉम करते हैं या निकल करके आते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम करते हैं इस तथ्य से, इस फैक्ट से। और फैक्ट क्या है कि ये जो चीज़ है ये इंटरफेयर करेगी, ये अपनी टांग फंसाएगी। इंटरफेयर करना, टांग फंसाना, और किस में? नेचुरल मैकेनिज्म्स के साथ में, प्राकृतिक सिस्टम्स के साथ में, और जिनके अनअवॉइडेबल प्लैनेट वाइड इफेक्ट्स भी होंगे।
ऐसे इफेक्ट्स होंगे जो पूरे प्लेनेट में होंगे और जिनको अवॉइड नहीं कर पाएंगे। डेंजर्स की वर्ब है इमर्स। इट आया इस टेक्नोलॉजी के लिए, इट की वर्ब है इंटरफेयर्स। इंटरफेयर करना, इंटरवीन करना, किसी के मामले में नाक या टांग घुसाना, है ना। चलिए कैसे करेंगे भाई, ये ऐसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन SRM experiment by one country leads to more rain over the Horn of Africa than expected, it could trigger a locust swarm। कह रहे जी एग्जाम्पल के लिए, अगर SRM एक्सपेरिमेंट किसी कंट्री ने कर दिया, बाय वन कंट्री, किसी कंट्री ने कर दिया, कह रहा और ये लीड कर गया और ज़्यादा रेन की तरफ या बरसात की तरफ, और कहाँ पे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में। अफ्रीका का वो सींग सा बना वो रीजन है ना, सोमालिया वाला, इथियोपिया वाला, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं उसको, से तीखा सा रीजन है, देखना इंडिया की तरफ है जो। कह रहे जी ये सोमालिया वाले रीजन में अगर ज़्यादा बारिश हो गई इस एक्सपेरिमेंट की वजह से, और बारिश किससे ज़्यादा हो गई, जो एक्सपेक्टेड है, जिसकी हमें आशा है, उससे ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा, ये चीज़ ट्रिगर कर देगी, सेट ऑफ कर देगी, इंसाइट या प्रोवोक कर देगी टिड्डी के एक स्वार्म को, लोकस्ट स्वार्म को। लोकस्ट आप समझते होंगे, जो लोग खेतों में रहते हैं या खेत जिनके हैं, टिड्डी आती है ना, 500, 1000, 5000, 20,000, पूरा खेत साफ करके चली जाती है, और ये सारी की सारी सोमालिया की तरफ से, इथियोपिया से आती है। वही बात बोल रहे हैं, दैट इवेंचुअली डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स इन पाकिस्तान इंडिया। ये वही टिड्डियों का स्वार्म होता है या उनका ग्रुप होता है जो इवेंचुअली डिस्ट्रॉय कर देता है क्रॉप्स को पाक और इंडिया में। ठीक है, सेंटेंस बड़ा आसान है। फर्स्ट कंडीशनल में लिखा हुआ है, इफ इट लीड्स टू मोर रेन इट कुड ट्रिगर ए लोकस्ट स्वार्म। एक्सपेरिमेंट की वर्ब है लीड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, फर्स्ट कंडीशनल है ना, इफ दैट हैपन्स, दैट विल हैपन, या दैट वुड हैपन, या दैट कुड हैपन, तो इफ एक्सपेरिमेंट्स लीड्स है ना। इट की वर्ब है दूसरे की, कुड ट्रिगर। फर्स्ट कंडीशनल में सिर्फ विल आए ऐसा जरूरी नहीं है, विल की जगह कुड, में, माइट, वुड, कोई भी फ्यूचर बताने वाली कोई भी जो है ना मॉडल वर्ब आ सकती है। दैट आया स्वार्म के लिए, दैट की वर्ब है डिस्ट्रॉयज। स्वार्म का मतलब होता है कीड़ों का दल, है ना, टिड्डियाँ कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं उड़ने वाले, उनके ग्रुप को बोलते हैं स्वार्म। कह रहे देर इज करेंटली नो मैकेनिज्म दैट होल्ड्स अ जियो इंजीनियरिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू कॉन्सिक्वेंसेज बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। कह रहे अभी करंट में कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, ऐसी बदमाशी कोई भी देश कर जाए उसके लिए कोई सिस्टम है ही नहीं जो होल्ड करे ऐसी एक जियो इंजीनियरिंग गवर्नमेंट को। जियो इंजीनियरिंग करना समझते ही आप, धरती पे इंजीनियरिंग कर रहे हो, कभी बारिश कम कर दी, कहीं बादल बरसा दिए, कहीं सन रेज को ब्लॉक कर दिया। कह रहे क्लाइमेट इंजीनियरिंग करने वाली सरकार को अकाउंटेबल होल्ड करने वाला कोई मैकेनिज्म अभी है ही नहीं। और किन चीज़ों के लिए अकाउंटेबल होल्ड करना है, उन चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहराना है जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, परिणाम हैं जो इसके बॉर्डर्स के पार हैं, बियॉन्ड इट्स बॉर्डर हैं। कह रहे नॉर थ्रू विच अफेक्टेड कंट्रीज कैन अपील फॉर रेस्टिट्यूशन, और ना ही कोई ऐसा है जिसके जरिए प्रभावित देश जो हैं वो अपील कर सकते हैं हर्जाने या भरपाई के लिए, रेस्टिट्यूशन, रेपरेशन या कंपेंसेशन के लिए। ठीक है, चलिए सेंटेंस बड़ा आसान है, समझ गए ना आप। भाई कोई भी कंट्री, चाइना जैसी कोई भी कंट्री बदमाशी कर दे ऐसी और इंडिया में टिड्डियाँ आ जाए तो कोई रोकने वाला नहीं है चाइना को, और कोई ऐसा कानून बना नहीं हुआ कि इंडिया चाइना से $50 बिलियन की मांग कर दे कि आपकी वजह से हमारे यहाँ टिड्डियाँ आई हैं, है ना। कह रहे जी देर हैज़ ऑल्सो बिन लिटल रिसर्च ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ द वर्ड्स myriad weather systems can affect each other and their relative sensitivities to intervention such as SRM। कह रहा है जी इसी प्रकार से रिसर्च भी बहुत कम है, हमने शोध भी ज़्यादा नहीं किया है रिसर्च, और इस चीज़ को समझने में, अंडरस्टैंड करने में कि कैसे दुनिया की भांति भांति प्रकार के जो वेदर सिस्टम्स हैं, क्लाइमेट के पैटर्न्स हैं, वो एक दूसरे को अफेक्ट यानी कि प्रभावित करते हैं। ज़्यादा रिसर्च हमने अभी तक इस मामले में भी नहीं की है। और उनकी रिलेटिव सेंसिटिविटीज़ क्या हैं, संवेदनशीलताएं क्या हैं ऐसी इंटरवेंशंस के लिए, ऐसे नए नए कदमों के लिए, जैसे कि SRM नाम की ये टेक्नोलॉजी। तो रिसर्च होना भी अभी बाकी है, पहले रिसर्च हो जानी चाहिए। चलिए लिटिल रिसर्च, रिसर्च सब्जेक्ट है, वर्ब इसकी हैज़ बिन। वेदर सिस्टम्स की वर्ब है अफेक्ट, अफेक्ट करना या इम्पैक्ट करना, किसी चीज़ को प्रभावित करना। अफेक्ट वर्ब जो है जनरली नेगेटिव तरीके से प्रभावित करने की बात करती है, नेगेटिव वर्ड है अफेक्ट। मीरियड का मतलब होता है ऑफ वेरियस टाइप्स, डाइवर्स, या समझ गए ना, हिंदी में बोलते हैं भांति भांति के। अब एक सवाल आपसे पूछेंगे, सिर्फ इतना बता दो, ये रिसर्च वर्ड जब देखा, ये रिसर्च वर्ड जब देखा तो कान में कुछ घंटी वंटी बजी कि नहीं बजी?
इसके आसपास आपने कुछ टटोल के देखा नहीं देखा कि इस वर्ड को सही तरीके से यूज़ किया गया है या नहीं किया गया। चलो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडिंग और अपनी मेमोरी में से इसको निकालो। आगे एक पूरा आएगा, रिसर्च देख रहे हो ना यहाँ पे, ये पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे। एक बार खुद से सोचो है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहा है दिस इज वाई द रिपोर्ट ऑफ द क्लाइमेट ओवरशूट कमीशन रिलीज लास्ट वीक कॉल्स फॉर मोर रिसर्च टू क्लोज crucial scientific and governance gaps before any deliberations on the implementation of SRM like technologies। कह रहा है जी यही रीज़न है, दिस इज़ वाई। अच्छा किस चीज़ का भाई? रीज़न ये है कि जो रिपोर्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका नाम है क्लाइमेट ओवरशूट कमीशन, जो कि एक प्रॉपर नाउन है, सी बड़ा है, ओ बड़ा है, सी बड़ा है, ठीक है, संस्था का नाम है ये। कह रहा है जी यही रीज़न है कि संस्था की जो रिपोर्ट है जो रिलीज हुई है पिछले ही हफ्ते, रिलीज यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहा है, रिपोर्ट दैट वाज रिलीज्ड लास्ट वीक, ठीक है, रिलीज यहाँ पे V3 है। कह रहा है ये रिपोर्ट कॉल फॉर करती है, मांग करती है, डिमांड करती है और ज़्यादा शोध यानी रिसर्च को। और क्यों रिसर्च को? इसलिए मांग करती है कि हम क्लोज कर पाएँ उन बहुत ही संगीन यानी क्रूशियल साइंटिफिक और गवर्नेंस के गैप्स को। क्लोज द गैप का मतलब होता है फासलों को कम करना या खाइयों को भरना। तो अभी साइंस और प्रशासन को लेकर के कई सारे फासले या गैप्स हैं, उन गैप्स को हम फिल कर पाएँ, इसलिए रिपोर्ट कहती है कि रिसर्च करो। और कब करो? बिफोर एनी डेलिब्रेशंस, इससे पहले कि आप कोई बातचीत करने लगो इम्प्लीमेंटेशन पे ऐसी SRM नाम की, लाइक इस टाइप की जो टेक्नोलॉजीज पे। तो बातचीत भी मत करना, ये रिपोर्ट तो ये कह रही है, बातचीत करना भी बड़ा खतरनाक है। बातचीत तो तब करना जब इसमें रिसर्च हो जाए खूब और आपको पता लग जाए कि SRM लगेगा तो उससे क्या क्या हो सकता है। तो ये सारे गैप्स जो हैं अभी, खाइयाँ जो है, इनको भर दो, फिर उसके बाद बातचीत करते हुए आप अच्छे लगते हो, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। दिस की वर्ब है इस, रिपोर्ट की वर्ब है कॉल्स फॉर, कॉल फॉर करना किसी चीज़ की डिमांड या मांग करना है ना, डिमांड करना। डेलिब्रेशंस आप देख चुके हैं, बातचीत को बोलते हैं, गहन बातचीत को, जिसको हिंदी में मंत्रणा भी बोलते हैं, सीरियस टॉक्स बोल सकते हैं आप डेलिब्रेशन को। चलो अब ये रिसर्च वाला कॉन्सेप्ट क्या है भाई? देखो वैसे तो ये सेंटेंस सही था, कोई गलती यहाँ पे थी नहीं, लेकिन कुछ ट्रिगर वर्ड्स मैंने आपको बताए हुए हैं, खास करके नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब चैप्टर में, जिनको देखते ही आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। जैसे कि रिसर्च वर्ब, एक रिसर्च जो नाउन है एक ट्रिगर कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करता है, और वो कॉन्सेप्ट है उन नाउन्स का जो देखने में काउंटेबल लगते हैं लेकिन अनकाउंटेबल होते हैं। ये सभी वो नाउन्स हैं जिनके आगे आप कोई भी एन ऐसा आर्टिकल नहीं लगा सकते, क्योंकि ये काउंटेबल है ही नहीं। आप एक ब्रेड ऐसा भी नहीं लिख सकते, आप एक हार्डवेयर ऐसा भी नहीं लिख सकते, और ना ही आप इनका प्लूरल बना सकते हैं, ना इनके आगे इक्विपमेंट्स, रिसर्चेस, एडवाइसेस, ऐसा कोई भी जो है ना, इनका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाना। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मिल्क है, सॉल्ट है, शुगर है ना। मिल्क को कभी गिन पाओगे आप? 3 दूध देना भैया, 3 दूध क्या होता है? 3 लीटर दूध होता है, 3 किलो दूध हो सकता है अगर किलो में तोल रहे हैं इसको। तो दूध को अगर आपको तोलना है या दूध को काउंट करना है तो दूध के लिए आपको एक बाहर से यूनिट लानी पड़ेगी। और याद रखें इस बात को, अंग्रेजी में हर वो वर्ड, हर वो नाउन जिसको काउंट करने के लिए बाहर से यूनिट लानी पड़े, वो नाउन अनकाउंटेबल है। बहुत बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है। भाई मैंने बोल दिया दूध, आपने बोला सर दूध तो काउंटेबल है, मैं गिन के लाया था आज 2 लीटर। अरे भाई तू लीटर में लेकर के आया ना गिन के, बस यही चीज़ दूध को अनकाउंटेबल बनाती है। दोस्तों को लीटर में गिनना पड़ता है क्या? मेरे 3 लीटर दोस्त हैं, ऐसा कभी सुना है आपने? मेरे पास 2 2 किलोग्राम जो कार्स हैं, भाई मेरे पास 2 कार्स हैं और 3 दोस्त हैं। तो हर वो चीज़, हर वो नाउन अंग्रेजी में जो किसी यूनिट को इनवाइट करे अपनी काउंटिंग के लिए, वो नाउन टेक्निकली अनकाउंटेबल है। समझ गए? अब ये सारे वही नाउन्स हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स, देखने में लगते हैं काउंटेबल। 3 लेजिस्लेशंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिट इम्पोर्ट ऑफ हैवी मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स फ्रॉम कनाडा। 3 कानून हैं स्टेट गवर्नमेंट के, पता नहीं कौन सी स्टेट है ये, जो प्रोहिबिट करते हैं या रोकते हैं इंपोर्ट को यानी आयात को भारी मशीनों के, हैवी मशीनरीज के और उपकरणों के कनाडा से। पहले तो मुझे बताओ लेजिस्लेशंस वर्ड इस ट्रिगर लिस्ट का पार्ट है या नहीं? बिल्कुल है। मशीनरीज भी है, बिल्कुल है, और इक्विपमेंट्स भी है, इसको भी मानना ही पड़ेगा। अगर ये तीनों इस लिस्ट के पार्ट हैं तो इनके आगे एस क्या कर रहा है? सबसे पहले तो एस को निकाल दो, सबसे पहले तो एस को निकाल दो, ठीक है।
अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया। बस एक ही दिक्कत है इसमें, ये एस निकाला ना, मशीनरीज का मशीनरी लिखना पड़ेगा, इसका जो सिंगुलर है IES की जगह वाई लगाना पड़ेगा। दूसरा काम, ये जो लेजिस्लेशन है ना, इसका एस तो निकाल दिया, लेकिन इसके आगे 3 लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, तो इस 3 को जस्टिफाई करना पड़ेगा इस एस को निकालने के बाद। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3 पीसीज ऑफ। पीसीज ऑफ का इस्तेमाल तभी करना है जब आपके पास कोई प्लूरल एडजेक्टिव हो, 3, 4, 5, वेरियस, मल्टीपल, अ लॉट ऑफ, ऐसे एडजेक्टिव जिनके बाद प्लूरल नाउन आता है। अब यहाँ से तो आपने एस निकाल दिया इस लिस्ट की वजह से, तो बीच में पीसीज ऑफ आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि इस 3 को आप जस्टिफाई कर सकें। तो ये कॉन्सेप्ट भूलेंगे नहीं, बड़े डिटेल में आपको बेसिक्स में भी करवाया और बार बार क्लासेस में भी करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं जी, एक सेकेंड ना, आगे कह रहा है द कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जियो इंजीनियरिंग रिसर्चर्स टू असेस वेज टू एक्सेलरेट एमिशन कट्स। कह रहा है ये जो कमीशन है ये वाली, इसको बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जियो इंजीनियरिंग रिसर्चर्स के द्वारा। ऐसे रिसर्चर्स जो रिसर्च करते हैं जियो इंजीनियरिंग पे। और क्यों बनाया गया था, ये बनाया गया था असेस करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, जायज़ा लेने के लिए उन तरीकों या वेज का या रस्तों का जो है एक्सेलरेट करने के या तेज़ करने के, फास्ट करने के हमारे कार्बन एमिशन में कटौती को या कट्स को। तो इसलिए इस जो है ना संस्था को बनाया गया था कि आप उन तरीकों को सोचो और हमें सोच के बताओ कैसे कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को, एमिशंस को कम करेंगे। कमीशन की वर्ब है वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, एक्सेलरेट करना या चीज़ों को तेज़ करना, फास्ट या क्विक करना। कह रहे बट while the report is careful to acknowledge that the scientific community does not understand SRM enough to attempt a deployment, even in a experimental fashion, it also argues for retaining SRM in the mix of potential climate mitigation solutions. अब बता रहा है इस पूरी कमेटी की झंझट क्या है। कमेटी तो बहुत अच्छे मतलब नेक इरादे से बनी है। कह रहा झंझट ये है कि जहाँ ये जो रिपोर्ट है ये बड़ी केयरफुल है, बड़ी सावधान है इस चीज़ को मान लेने में, एक्नॉलेज कर लेने में कि हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो अभी तक नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही, नहीं समझ पा रही SRM नाम की इस टेक्नोलॉजी को इनफ। और क्यों कि हम अटेम्प्ट कर सके इसकी एक डिप्लॉयमेंट को, इस टेक्नोलॉजी को सही में डिप्लॉय करने को। डिप्लॉय करना मतलब टेक्नोलॉजी को यूज़ में लेना। तो जहाँ ये रिपोर्ट बड़े आसानी से इस चीज़ को केयरफुल होकर बता रही है कि अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा कि इसको हम जो है लगा सके। और कब तक, कैसे, यहाँ तक कि एक्सपेरिमेंटल फैशन में हम इसका एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। कह रहा है वहीं पे ये आर्ग्यू कर देती है, ये रिपोर्ट में ऐसी दलील भी पेश की गई है कि आप SRM को बनाए रखें, रिटेन करे रखें उस मिक्स में, उस मिश्रण में जो है संभावित तौर पे या पोटेंशियल तौर पे क्लाइमेट के मिटिगेशन सॉल्यूशंस का, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपायों का। तो रिपोर्ट बोलती है अभी तो कुछ नहीं करना, इससे बड़ा खतरनाक है। लेकिन हम ये भी नहीं बोल रहे कि इसके बारे में सोचो मत, इसको अपनी लिस्ट में बना के रखो। आगे कभी 50-100 साल बाद जब मौका लगेगा, जब इसके बारे में हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी, तब इसको यूज़ कर लेंगे। रिपोर्ट की वर्ब है इस, कम्युनिटी आई है साइंटिफिक कम्युनिटी, इसकी वर्ब है डज नॉट अंडरस्टैंड, इट की वर्ब है आर्ग्यूज, इट आया है इस रिपोर्ट के लिए। कह रहे दिस इज बटरेस्ड बाय अपील्स टू लैक ऑफ टाइम as the Earth's surface is poised to warm past the 1.5 degrees Celsius threshold enshrined in the Paris Agreement in the next decade। कह रहा है ये क्यों हुआ, कह रहा है बड़ी मजबूरी में हुआ है ये जो चीज़ है ना, ये बटरेस की गई है, सपोर्ट की गई है, अंडरपिन या अंडरगर्ड की गई है उन अपील्स के द्वारा, उन सभी रिक्वेस्ट के द्वारा जो अपील्स आई हैं लैक ऑफ टाइम की, हाथ से निकलते हुए वक्त की। और कैसे, कह रहे क्योंकि जो अर्थ का सरफेस है, धरातल है, वो बिल्कुल पॉइज्ड है, रेडी है, तैयार है कि वो गर्म हो ही जाएगा 1.5 की उस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, उस सीमा से ज़्यादा, उस लिमिट से ज़्यादा जो एनश्राइंड है, जो अंदर बसी हुई है, जो इनसेपरेबल पार्ट है पेरिस एग्रीमेंट का। और ये सारा काम होगा नेक्स्ट डेकेड में, अगले 10 सालों में। तो पेरिस एग्रीमेंट ये था कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा दुनिया का तापमान नहीं बढ़ने देंगे, और दुनिया का तापमान 1.5 से ज़्यादा बढ़ेगा ये हमें पता लग चुका है। और टाइम जो है कम निकलता जा रहा है, एक डेकेड खत्म होने वाला है। इन्हीं रिक्वेस्ट के चलते ही इस रिपोर्ट के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मजबूरी में SRM को लिस्ट में बना के रखा है, इसको लिस्ट से निकाला नहीं है। समझ के भावना, दिस जो है, दिस ये इस पूरी घटना के लिए आया है। इसकी वर्ब है इज बटरेस्ट, बटरेस्ट करना, सपोर्ट करना, अंडरपिन या अंडरगर्ड करना। सरफेस की वर्ब है इज, पोइज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, पोइज्ड का मतलब होता है बैलेंस्ड, रेडी, किसी काम को करने के लिए तैयार।
अर्थ इज पोइज्ड मतलब धरती तैयार है 1.5% से ज़्यादा, 1.5% से ज़्यादा, सॉरी 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म होने को। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट, दहलीज बोलते हैं थ्रेशोल्ड को। और एंश्राइंड का मतलब होता है अंदर बसा हुआ, अंतर्निहित, इसको एम्बेडेड, इनहेरेंट, इमानेंट, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। ये वर्ड आज अपनी वोकैब में करना भूल गए, नहीं तो वहाँ भी करवाते। कह रहा दिस इज अ प्रिकेरियस सजेशन बिकॉज even less controversial but nonetheless problematic mitigation technologies such as carbon capture take resources focus and political will away from the most effective strategy। कह रहा है ये जो बात है ना, ये जो सारा जो प्रेशर में काम हो रहा है, ये बड़ा प्रिकेरियस सजेशन है, बड़ा डेंजरस सा सजेशन है ये। क्योंकि जो कम कंट्रोवर्शियल लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लमेटिक मिटिगेशन टेक्नोलॉजी है, SRM से कम ज़्यादा विवाद वाली, कम विवाद वाली, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो करेंगी, ये तो हमें पता है। कह रहा है ऐसी जो मिटिगेशन टेक्नोलॉजी है जैसे कि कार्बन कैप्चर करना, इसके बारे में गूगल पे पढ़े, आप फैसिनेटेड हो जाएंगे कार्बन कैप्चर क्या होता है। कह रहे हैं ऐसी टेक्नोलॉजी जो है ना, वो ले लेती हैं संसाधनों को, हमारे फोकस को, और राजनीतिक दलों की इरादे को या विल को दूर ले जाती हैं, अवे ले जाती हैं। और कहाँ से? सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी से, सबसे असरदार स्ट्रेटजी से, जो है कटिंग एमिशंस। कि आप अपने एमिशंस को ही कम कर दें, आप धुआं करना ही कम कर दें दुनिया में। भैया आप क्यों SRM लगाते हो? अब आज से धुआं मत छोड़ो, अपने आप धरती ठंडी हो जाएगी, है ना। तो ये जो सारी टेक्नोलॉजीज है ना, दूसरी जो कम डेंजरस हैं, वो भी इन सब चीज़ों को इस सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी से दूर ले जाती हैं। और क्या कर देती हैं ये? एंड इंक्रीज एमिशन लिमिट्स, ये धुआं करने की या एमिशन छोड़ने की लिमिट्स को इंक्रीज करती रहती हैं। आ रही है ना बात समझ में? दिस की वर्ब है इज, टेक्नोलॉजीज की वर्ब है पहली टेक, दूसरी है इंक्रीज। टेक्नोलॉजीज टेक करती हैं इन सभी चीज़ों को, है ना, हमारी स्ट्रेटजी से दूर, और टेक्नोलॉजीज इंक्रीज करती हैं हमारी एमिशन की लिमिट को। ये बिल्कुल वैसा है कि मैं खाऊंगा तो कुछ भी, लेकिन मैं एक्सरसाइज कर लूँगा तो सब बराबर हो जाएगा। तो कितनी एक्सरसाइज करेगा? अल्टीमेटली खाने पे तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल वैसा ही है, हम अपना सारा जुगाड़ लगा करके धुआं जितना मर्जी छोड़ेंगे, लेकिन सारा जुगाड़ लगा करके क्लाइमेट चेंज को होने से रोक लेंगे। SRM विल ओनली एम्पलीफाई दिस डाइल्यूशन। SRM जो है ये सिर्फ एम्पलीफाई करेगा और बढ़ाएगा इस डाइल्यूशन को, हमारे फोकस, रिसोर्सेज और पॉलिटिकल विल में कमी के अंदर जो डाइल्यूशन हो रहा है, डाइल्यूशन मतलब चीज़ों का पतला होना, मंदा होना, तो और ज़्यादा जो डाइल्यूशन है उसको बढ़ाएगा। SRM की वर्ब है विल एम्पलीफाई। कह रहा द कमीशन ऑल्सो एड्स बाय क्लेमिंग टू एक्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एट अ टाइम व्हेन कॉरपोरेट एंड पॉलिटिकल एक्टर्स हैव हाईजैक देयर रूम टू डेवलप। इतना ही पढ़ लें, लंबा सेंटेंस है। कह रहा है ये कमीशन एक और जगह गलती कर रही है, यहाँ तो आ गई ये प्रेशर में, दूसरी जगह गलती क्या कर रही है? ये एरर कर रही है इस मामले में। देखो ERR ये एक वर्ब है, EOOR ये एक नाउन है। एरर का मतलब होता है गलती करना, ये है एरर यानी गलती, ये नाउन ये वर्ब। कह रहा है ये कमीशन एक और जगह एरर कर रही है, इट इज़ एररिंग, ये क्लेम करके, दावा करके कि ये एक्ट कर रही है इंटरेस्ट में या भलाई में डेवलपिंग कंट्रीज़ के, विकासशील देशों के। और कब? ऐसे एक वक्त पे जब कॉरपोरेट और पॉलिटिकल एक्टर्स जो हैं उन्होंने अपहरण कर लिया है, हथिया लिया है, हाईजैक कर लिया है देयर के रूम टू डेवलप को। देयर यहाँ पे आया है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, रूम का मतलब होता है गुंजाइश। जब इन सब कॉरपोरेट और पॉलिटिकल एक्टर्स ने, अमेरिका ने, वेस्ट ने, सब ने मिल के हाईजैक कर लिया है भारत जैसे देशों की गुंजाइश जो है डेवलप होने की और आगे विकसित होने की। और क्यों? डेवलप टू परस्यू इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि हम परस्यू कर सकें इकोनॉमिक ग्रोथ को, आर्थिक विकास को। और ये कैसे कर सकें? ये सारा काम कर सकें एट द एक्सपेंस ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस के एक्सपेंस पे, या इस कीमत पे, या इस कोस्ट पे। मतलब क्या है इसका? भारत जैसे देश ये कहते हैं कि तुमने 150 साल खूब धुआं छोड़ा, अमीर देशों ने, इसलिए तुम आज अमीर हो। अब आज धरती गर्म हो गई तो तुम कह रहे धुआं छोड़ना बंद करते हैं, धुआं छोड़ना बंद करते हैं। तो क्लाइमेट जस्टिस थोड़े ना हुआ। हमने तो अब पोल्यूशन करना शुरू किया है 10-20 साल पहले, हमें भी तो डेवलप होने दो ना। एक काम करो, तुम धुआं करना कम करो और हमें जो है ना उतना ही करने दो अगले 10-20 साल, और फिर हम भी तुम्हारे बराबर आ जाएंगे, हम भी कम कर देंगे। तो ये क्लाइमेट जस्टिस का एक आर्गूमेंट है। तो यही कह रहा है कि ये कमीशन कहती है कि हम इनके इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट में कोई काम नहीं कर रहा। कमीशन वेस्ट की बनाई गई है और वेस्ट हमेशा भारत जैसे देशों के डेवलप करने की गुंजाइश को हमेशा हाईजैक करता है, क्लाइमेट जस्टिस को डिनाई करता है। कमीशन की वर्ब है एर्स, एक्टर्स की वर्ब है हाईजैक, एट द एक्सपेंस ऑफ, एट द कॉस्ट ऑफ, किसी कीमत पे किसी काम को अगर करते हैं वहाँ पे इस फ्रेज का इस्तेमाल करें। कह रहा है द इनॉर्मिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज
requires quick and decisive action, but when better solutions have not been implemented as well as they can be, and while there is still time to do so, it is disingenuous to contend that more high risk solutions should remain on the table. कह रहे जो बड़ा आकार है, इनॉर्मिटी है क्लाइमेट चेंज की, उसको ज़रूरत है क्विक और डिसाइसिव एक्शन की। ऐसा एक्शन जो तेज़ी से आए, क्विक हो, और ऐसा एक्शन जो डिसाइसिव और निर्णायक हो, कंक्लूसिव हो। ऐसा कोई एक्शन ना हो मतलब करते हैं देखते हैं, जो लेना है एक्शन करो और तेज़ी से करो। तो कह रहा है इसके लिए हमें ज़रूरत है तेज़ी से और डिसाइसिव निर्णायक एक्शन की। कह रहा है लेकिन ये बात भी है, जब और अच्छे सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया हमने, बेटर सॉल्यूशंस हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, उतने अच्छे से नहीं किया जितने से हम कर सकते थे, एज वेल एज दे कैन बी। और कह रहे जब अभी और भी टाइम बचा है इनको इम्प्लीमेंट करने का, अच्छे सॉल्यूशंस को, कह रहे जब तक ये काम नहीं किया ना, तब तक ये बात बड़ी ही डिसइंजेन्युअस होगी, ये बहुत ही धूर्त बात होगी या बहुत ही मिसलीडिंग बात होगी कि आप कंटेंट करें, ये क्लेम ठोकें, दावा ठोकें कि आप जो है ना मोर हाई रिस्क सोल्यूशंस जो हैं उनको टेबल पे रखेंगे, आप हाई रिस्क सोल्यूशंस एसआरएम जैसे हैं उनको भी विचार करते रहेंगे। भाई और बेटर सोल्यूशंस हैं, आप ग्रीन एनर्जी को लाओ, कोल को बर्न करना बंद करो, इलेक्ट्रिसिटी को न्यूक्लियर एनर्जी से पावर करो, ये सब तो आप कर नहीं रहे, या कर रहे हो तो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो। कह रहे जब तक ये ना कर लो और जब तक टाइम बचा हुआ है तब तक ये वाली चालाकी मत खेलो, ये बोलने की कि टाइम कम है तो हमें हाई रिस्क सोल्यूशंस जो है अप्लाई करने हैं, अभी टाइम बचा है दूसरे सोल्यूशंस को अप्लाई करने का। इनॉर्मिटी सब्जेक्ट है, रिक्वायर्स इसकी वर्ब है, सोल्यूशंस हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड पैसिव वॉइस में, दे आया सोल्यूशंस के लिए, दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड यहाँ भी लिखी हुई है और यहाँ भी लिखी हुई है, दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, दूसरी बार इसको इसने रिपीट नहीं किया है। टाइम की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज, सॉल्यूशंस की वर्ब है शुड रिमेन। ये डिसइंजीनियस वर्ड मैंने आपको बताया था, ये वर्ड कैसे बना है फटाफट बता देता हूँ मैं यहीं लिख करके। ठीक है, देखिए एक वर्ड है इंजीनियस, ठीक है, इंजीनियस, और ऐसा ही एक वर्ड है इनजेन्युअस, इनजेन्युअस, ठीक है, ये है इंजीनियस, ये है इनजेन्युअस। ये दोनों वर्ड समझोगे तभी डिसइंजीनियस वर्ड का मतलब आपको निकलेगा। मेरे को ये बताओ जीनियस कौन होता है? जीनियस कौन होता है? अरे अपने आप में जीनियस आदमी जो कुछ नया सोचे। इंजीनियस वर्ड का मतलब होता है ना इनोवेटिव, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन थे, जैसे इलॉन मस्क हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंस थे। इनोवेटिव पर्सन्स या पीपल्स आर कॉल्ड इंजीनियस पर्सन। तो जीनियस से कनेक्ट कर लिया। इंजीनियस का मतलब क्या होता है? ऐसा आदमी जो भोला हो। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? नाइव, या इसके लिए वर्ड होता है इनोसेंट। तो इन दोनों वर्ड को आपको याद रखना है। जीनियस में जीनियस लग रहा है तो वो इनोवेटिव हो जाएगा, और जिसमें आई नहीं लग रहा, जेन्युअस लग रहा है, वो भोला हो जाएगा। अब देखो ये जो डिस इंजीनियस बनाया आपने, ये बनाया है इंजीनियस के आगे डिस लगा के। तो ऐसा आदमी जो भोले का उल्टा है तो मतलब वो धूर्त होगा, चालाक होगा। तो डिस इंजीनियस कौन होता है जी? तेज आदमी, खूंखार, सोफिस्टिकेटेड, या मिसलीडिंग, या डिसऑनेस्ट, या आर्टफुल। ठीक है, इस तरह का अंडर हैंडेड भी बोलते हैं इसको, लिख देता हूँ याद रह जाए तो अच्छा है आपको। तो ये तीनों वर्ड्स इसी तरीके से पकड़ के रखेंगे, इंजीनियस, इंजेन्युअस और डिसइंजेन्युअस। चलिए रैपअप करेंगे सेशन को। मेरे ख्याल से खूब आज का आपका वोकैब और ग्रामर का पंच हो गया। अब आ जाओ आर्टिकल के क्विज पे। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी, क्या आर्गुमेंट जो है इस कमीशन के द्वारा बनाई गई है सेंट्रल आर्गुमेंट, इसका सबसे बड़ी दलील क्या है? एसआरएम को आज भी रिटेन करने के उस मिक्स में, उस लिस्ट में जो है क्लाइमेट मिटिगेशन के सॉल्यूशंस की, एसआरएम को क्यों रखा गया? आज भी इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है फिर भी इसको उस कमीशन ने अपनी लिस्ट में क्यों रखा है? तो आपको अच्छे से बता दिया है। अब ये गलत हो जाए तो अपना कान मरोड़ लेना, ये वही वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लो। सेकेंड पे आओ। कह रहे जी इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो पैसेज में दी गई है, सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट क्या है इस एसआरएम को डिप्लॉय करने के या इसको इस्तेमाल में लेने के क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटजी के तौर पे? सबसे बड़ी आर्गुमेंट क्या बताई गई है, क्यों एसआरएम को यूज़ हमें आज नहीं लेना है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ये भी मुश्किल नहीं है। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाला है, हिंदी कर लो, चारों की आंसर निकल आएगी। थर्ड में पूछा है मेक लाइट ऑफ समथिंग। देखो ये आज आया नहीं आर्टिकल में, लेकिन 2 दिन पहले आपको करवाया गया था, इसलिए आज रख रहा हूँ, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ईडीएम का मीनिंग आपको बताना है। ये भी नहीं आया हुआ, बहुत दिन पहले आया था, द एक्ट ऑफ स्पाइंग ऑन पॉलिटिकल एडवर्सरीज। अपने राजनीतिक दुश्मनों पे जासूसी करने के एक्ट को क्या बोलते हैं वन वर्ड में? तो ये दोनों आपको वैसे याद होने चाहिए।
अंडरपिन वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा है, आप बता देंगे। फिर आपसे एंटोनिम पूछा है डिसइंजेन्युअस का, मेरे ख्याल से ये भी बहुत ईजी है, अभी ये वर्ड आपको ब्रेक करके बताया है। सातवें आठवें नौवें में 3 एरर्स आपको मिलेंगी। पहली एरर मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, दूसरी एरर मिल सकती है आपको इस वर्ड के आसपास, और तीसरी एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड या इसकी वजह से या इसके आसपास। कमेंट सेक्शन में आंसर है, आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताएं। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं 5-7 दिनों से बीमार चल रहा हूँ, वायरल है, आवाज़ ख़राब है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी क्लासेस हो सके मैं लूँ, मिस नहीं करूँ। थोड़ा डेडिकेशन आप भी दिखाओ, स्टडीज़ में रेगुलर रहो, क्लासेस में रेगुलर रहो, सीखो, अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। अंटिल देन।